बाइक में डलवाया 5 लीटर पेट्रोल और लेकर के घूमे शहर में, और ख़त्म हो गया पेट्रोल, तो जहाँ खड़े थे वहीं रह जाओगे। अगर हमारा सन रेड जाइंट बना तो मरकरी गया, वीनस गया और अर्थ गया। देखिए, हमने हमारी लास्ट क्लास में न्यूबॉर्न स्टार तक डिस्कस किया था। इसी को मेन सीक्वेंस स्टार भी बोलते हैं। अब ये एक गैस के बादल से, गैस और डस्ट के बादल से मेन सीक्वेंस स्टार तक आने में दोस्तों कुल 6 स्टेजेस एक स्टार लेता है। इसको 6 स्टेजेस ऑफ स्टार फॉर्मेशन भी बोलते हैं, जिसमें जो पहली स्टेज है वो है नेबुला। नेबुला फॉर्मेशन। नेबुला फॉर्मेशन क्या है? जो डस्ट एंड गैस के जो क्लाउड्स हैं ना, उन्हीं को नेबुला बोलते हैं। स्टार फॉर्मेशन का जो एलिमेंट्री स्टेज है, जिसके अंदर में डस्ट एंड गैस के क्लाउड इकट्ठे होते हैं, उसी इकट्ठा हुए डस्ट एंड गैस के जो क्लाउड है उसको नेबुला बोलते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द स्टार फॉर्मेशन। जो सेकेंड स्टेज है दैट इज द ग्रेविटेशनल कोलैप्स। अब ये ग्रेविटेशनल कोलैप्स क्या है? देखो, ये जो नेबुला है, इस नेबुला के अंदर में जो डस्ट एंड गैस का एक क्लाउड है, ठीक। अब इस डस्ट एंड गैस के क्लाउड के अंदर में कोई एक ऐसा पॉइंट आता है, कोई एक ऐसा पॉइंट, चाहे वो यहां ले लो, चाहे आप इस जगह पर पे लो, कोई एक कहीं पर पे भी इस पूरे नेबुला के अंदर कहीं पर पे भी एक ऐसा पॉइंट जनरेट होता है जिस पॉइंट की डेंसिटी अपने एडजेसेंट पार्ट से ज्यादा होती है, और उसकी डेंसिटी ज्यादा होने के कारण से उसका जो ग्रेविटेशनल पुल फोर्स है वो बढ़ जाता है। ग्रेविटेशनल पुल फोर्स बढ़ने के कारण से क्या होता है दोस्तों? ये जो आसपास का जो मैटर है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है। आसपास का मैटर जिस भी एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हुआ, आसपास का जो मैटर है वो उस ग्रेविटेशनल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो एक सडन प्रोसेस है, इसी को ग्रेविटेशनल कोलैप्स बोलते हैं। इस एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के अंदर में जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनके बनने के पीछे ग्रेविटेशनल कोलैप्स एक फंडामेंटल प्रोसेस है। सभी सारे स्टार्स के साथ में ये चीज होती है, ग्रेविटेशनल कोलैप्स की। अब क्या है कि जब एक ग्रेविटेशनल कोलैप्स होता है, जो तीसरा स्टेज है वो है प्रोटोस्टार फॉर्मेशन। अब देखो दोस्तों, ये प्रोटोस्टार क्या होता है? जब ये ग्रेविटेशनल कोलैप्स का जो प्रोसेस है ये कॉन्टिन्यूस, भाई देखो, एक जगह की डेंसिटी बढ़ी तो इसकी डेंसिटी बढ़ने के कारण से क्या हुआ? इसके आसपास का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उससे इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो गया। जब इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो गया तो आसपास का जो मैटर है वो इसमें कॉन्सेंट्रेट होना स्टार्ट हो गया। जब कॉन्सेंट्रेशन अब बढ़ता चला जा रहा है तो जो डेंसिटी है इस पॉइंट की वो और बढ़ेगी कि कम होगी? जाहिर सी बात है, बढ़ेगी। तो जब डेंसिटी और बढ़ेगी तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी और बढ़ेगा। जब ग्रेविटेशनल फोर्स और बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल कोलैप्स का जो प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूस चलता चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं, और आसपास का सारा जो मैटर है वो इस एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाएगा। और होगा क्या? एक बैलेंस सिचुएशन क्रिएट होगी कि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट इस तरीके से रहेगा और आसपास का मैटर इस तरीके से रहेगा, और ये जो ग्रेविटेशनल कॉन्सेंट्रेशन का जो पॉइंट है ये कोर में डेवलप हो जाएगा। किसमें डेवलप हो जाएगा? कोर में। और जैसे ही, ध्यान रखिएगा, जैसे ही इसकी कोर डेवलप हुई, ये जो एक नेबुला था वो एक प्रोटोस्टार के फॉर्म में एस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक जानने वाली चीज ये है, एग्जाम इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि प्रोटोस्टार के प्रोसेस में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, बट
ऐसा नहीं है, प्रोटोस्टार के स्टेज के ऊपर पे न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट नहीं होता है। ये अपने माइंड में आप फिट कर लेना, कभी भी क्वेश्चन आए कि प्रोटोस्टार के स्टेज के ऊपर पे न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, वो स्टेटमेंट गलत रहेगा। अच्छा, अब ये कोर का डेवलप होता क्यों है? क्योंकि पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पुल फोर्स है। जब यहाँ की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो जो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पुल फोर्स है उसका कन्वर्जन होता है थर्मल एनर्जी के अंदर में, और जब थर्मल एनर्जी में कन्वर्जन होता है तो इस वेरी डेंस पार्ट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता चला जाता है, और जब वो इंक्रीज होता चला जाता है तो यहां पर पे कोर फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये कारण है कि प्रोटोस्टार के अंदर में कोर क्यों बन जाती है। लेकिन ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं कि प्रोटोस्टार के स्टेज के ऊपर न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता है। अब इस प्रोसेस में जो स्टेज 4 है वो क्या स्टेज है? उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन डिस्क। स्टेज 4 इज एक्सेलरेशन डिस्क। दोस्तों, आपको ये जो इन टॉपिक्स के जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के आप उन नोट्स को ले सकते हो। तो डिटेल में जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें और भी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ में उस नोट्स के अंदर में दिया हुआ है। ठीक, तो स्टेज जो 4 है, देखो अब ये एक्सेलरेशन डिस्क का जो स्टेज है ये क्या बोलता है कि प्रोटोस्टार के स्टेज पे जब एक कोर डेवलप हो जाता है और कॉन्टिन्यूस उस कोर का जो डेंसिटी है और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई हो रहा है, हीट भी ज़्यादा बढ़ रही क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल फोर्स है वो थर्मल एनर्जी के अंदर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस स्पेसिफिक कोर का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़्यादा होने के कारण से आसपास का जो मैटर है वो बहुत तेज़ी से उस कोर के अंदर में, उस प्रोटोस्टार के कोर के अंदर में वो तेज़ी से आने लग जाता है। ठीक है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्टेज 4 एक्सेलरेशन डिस्क। और उसका जो मास है उस कोर का, वो मास बढ़ता तेजी से चला जाता है। जो 5th स्टेज है दैट इज द टी टॉरी फेस। इस टी टॉरी फेस में क्या है, जब प्रोटोस्टार के कोर की डेंसिटी बढ़ती चली जाती है और आसपास का जो मैटर है वो जब इस कोर की तरफ पर अट्रैक्ट होता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाता है, तो एक लेयर स्ट्रक्चर जनरेट होता है, और उस लेयर स्ट्रक्चर के कारण से स्टेलर विंड्स, स्ट्रॉन्ग स्टेलर विंड्स चलती हैं इस प्रोटोस्टार के अंदर में। और वो स्टेलर विंड्स करती क्या है कि जो एक्सेस मटेरियल होता है आउटर शेल का, उसको वो बाहर कर देती है, जिससे कि उस कोर को एक स्टेबिलिटी मिले कि उसका देखो होगा क्या कि अगर ये स्टेलर विंड्स नहीं चलेंगी, ये टी टॉरी फेस अगर नहीं आएगा, तो जो आसपास का मैटर है वो उस कोर में आता जाएगा, और उसके कॉन्टिन्यूस आते जाने के कारण से उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और एक ब्लास्ट होगा। और जब वो ब्लास्ट होगा तो वो तारा बन नहीं पाएगा, फिर से बिखर जाएगा वो, है ना। तो ये जो स्ट्रॉन्ग स्टेलर विंड्स हैं टी टॉरी फेस के अंदर में, ये जो इसका आउटर सरफेस पे जो एक्स्ट्रा मैटर है उसको वो हटा देती है, जिस कारण से इस प्रोटोस्टार को एक स्टेबिलिटी मिलती है, और उसके बाद में वो अपने 6वें स्टेज के ऊपर पर जाता है। उस 6वें स्टेज में जो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि हमने अभी देखा था प्रोटोस्टार की स्टेज पे ये जो कोर है, इस कोर का टेम्परेचर हाई होता चला जाता है ना। ये टेम्परेचर उस लेवल पे हाई होता है जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जो दो एटम हैं वो मिलाकर के एक हीलियम को बनाते हैं। तो इनका जो मिलना है दैट इज द फ्यूजन। ठीक, एंड द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द टू हाइड्रोजन एटम्स दैट इज in the presence of enormous heat, that is the nuclear fusion process is। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होता है
जिस कारण से एक ब्राइटनेस मिलती है उस प्रोटोस्टार को, और उस स्टेज के ऊपर को जाकर के वो तारा बनता है जो हमने बात की थी न्यूबॉर्न स्टार या फिर मेन सीक्वेंस स्टार। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो जो 6 स्टेज है, 6 स्टेज में जाकर के न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है, और जब एक बार एक न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिएक्शन है वो चेन रिएक्शन होती है, क्योंकि वो एक बार जब ब्लास्ट हुआ, हीट जनरेट हुई और हाइड्रोजन के 2 एटम वो मिले, तो उससे जो हीट जनरेट होती है वो इस रिएक्शन को कॉन्टिन्यूटी में चालू कर देती है, एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन, चौथी रिएक्शन। तो एक नॉन स्टॉप हाइड्रोजन एटम का फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और जिस कारण से उसकी ब्राइटनेस नॉन स्टॉप आने लग जाती है, और वो जो स्टार है वो हमको चमकता हुआ दिखाई देता है, एक ब्राइट स्टार दिखाई देता है। वही ब्राइट स्टार न्यूबॉर्न स्टार या फिर मेन सीक्वेंस स्टार है। इट मींस द स्टार हैज बॉर्न। भैया एक यंग तारा इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक जानने वाली बात यह है कि ये तो हो गया तारा का बनना, तारे का पैदा होना, ठीक। अब इसके बाद में आता है कि लाइफ ऑफ स्टार। अब देखो, जो स्टार की लाइफ है वो किस पे डिपेंड करती है? स्टार बना क्यों? न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार हम क्यों बोल रहे हैं उसको? कि वो हमको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है इसलिए स्टार है ना। वो चमकता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसके अंदर में न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलकर के हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। दैट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज गोइंग ऑन देयर इन द स्टार। अब यहां जो लाइफ है एक स्टार की, वो उसकी मास पे डिपेंड करती है। अब ये मास क्या है? देखो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट के बारे में सोचो, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये पेन, ये चश्मा, मोबाइल फोन, आपका घर, आप खुद, मैं खुद, है ना। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बना है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जिस मेटल का एक रॉड हो, आयरन की एक पूरी की पूरी शेल्व हो, एक शिप है, एक कार है, जो कुछ भी है, एक स्टोन है, किसी मिनरल का एक स्टोन है। तो कोई किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में सोचो, वो ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बना है, वो मटेरियल उस ऑब्जेक्ट में कितना है, दैट इज द मास। वो जो ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बना है वो कितना है, दैट इज द मास। और इसकी जो यूनिट है इसको मेजर करने की, वो है किलोग्राम। वेट और मास में फर्क है, ध्यान रखना। जो मास है वो टोटल अमाउंट ऑफ द मटेरियल दैट ऑब्जेक्ट कैरीज, वो मास होता है, ध्यान रखें इस चीज का। तो अगर मैं बात करूं कि सन का, जो किसी भी स्टार का जो लाइफ है वो उसके मास के ऊपर पे डिपेंड करती है। अगर मास बहुत ज्यादा है उस सन का, तो सबसे पहली चीज तो उनका जो नेबुला से न्यूबॉर्न स्टार तक का जो सफर है वो बहुत फास्ट होगा, एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत जल्दी बनेंगे वो, ठीक है। अगर उस नेबुला का मास बहुत ज्यादा है, ठीक, और उसके सराउंडिंग कंडीशन किस तरीके की है वो भी डिपेंड करता है, तो वो बहुत फास्ट बनेंगे। दूसरा, अगर ये मास बहुत ज्यादा है और ये मैसिव स्टार्स हैं, तो इनका जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्टर रहेगा। वो शॉर्टर रहेगा, कम समय तक चलेंगे। हमारा जो सन है वो सन बड़ा स्टार है कि छोटा स्टार है? तो दोस्तों हमारा जो सन है वो छोटे स्टार कैटेगरी के अंदर में आता है। एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है चंद्रशेखर लिमिट। शायद से आप लोगों ने नाम सुना होगा इस चीज़ का, मैं आपको बता देता हूँ। और लाइफ ऑफ स्टार में चंद्रशेखर लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या बोलता है? 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। हमारा जो सन है
सन भी एक स्टार है भाई, है ना, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। सन भी स्टार है, क्यों स्टार है अभी आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से बना है ना। ये भी अपने बनने के पहले एक गैस का क्लाउड था। ये कब बना हमारा स्टार? 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। इस समय पर यहां पर कोई नेबुला होगा, ठीक है। उस नेबुला का एक ग्रेविटेशनल कोलैप्स का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उस ग्रेविटेशनल प्रोसेस के स्टार्ट होने के कारण से आसपास का मैटर उसके अंदर में आना स्टार्ट हुआ, ठीक। और उसकी डेंसिटी इतनी बढ़ गई, उसकी डेंसिटी बढ़ने के कारण से और उसका कंप्रेशन फोर्स बढ़ने के कारण से जो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो उसकी हीट जनरेट हुई। हीट जनरेट हुई तो एक सेंटर पॉइंट डेवलप हो गया और आसपास का एक स्फेरॉइड शेप ले लिया इसने और एक कोर डेवलप हो गई। और जब कोर डेवलप हो गई तो उसके बाद में आसपास का मैटर और तेजी से इसके अंदर में आना स्टार्ट हुआ और फिर टी टॉरी फेस आया और स्ट्रॉन्ग स्टेलर विंड्स चली और इन विंड्स के कारण से आसपास का मैटर बाहर चला गया, हट गया। और उसके बाद में अपनी फाइनल स्टेज के अंदर में इस कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुआ। और 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हमारा जो आज का जो सन है वो एक न्यू बॉर्न स्टार था। क्या था वो? न्यू बॉर्न स्टार। तो आज की डेट में ये बोलते हैं कि सन अपनी हाफ लाइफ पूरी कर चुका है। इसका मतलब अगर हम सन की एक एज निकालें और 4.6 बिलियन ईयर्स इसके हाफ लाइफ है तो 4.6 बिलियन ईयर और चलेगा, तो लगभग 9 बिलियन ईयर्स की लाइफ है हमारे सन की, ठीक। क्या हम जीवित रहेंगे उस समय तक? तो वो एक कल्पना ही है। चलिए वापस आते हैं। तो क्या है हमारा सन? अब ये जो हमारा सन है दोस्तों, इस सन का जो मास है इस सन के मास से 1.4 टाइम्स ग्रेटर, सन के मास से 1.4 टाइम्स ग्रेटर, 1.4 ms। 1.4 ms का मतलब है सन के मास से 1.4 टाइम्स ग्रेटर। ये चंद्रशेखर लिमिट है। अभी बात करते हैं कि ये लिमिट का मामला क्या है। तो दोस्तों सन का जो कोर है, इस कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है ना। हाइड्रोजन एक होकर के हीलियम बना रहे हैं। ये जो हीलियम है इस जगह पर सेंटर, द कोर ऑफ द सन के सेंटर में ये हीलियम जमा होता चला जा रहा है। ये एक हैवी एलिमेंट है। हैवी एलिमेंट जब कोर में जाएगा तो क्या होगा? डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, है ना। अब होता क्या है कि ये जब एजिंग ऑफ स्टार की जब हम बात करते हैं तो एजिंग ऑफ स्टार के प्रोसेस में जो हाइड्रोजन गैस है इसका न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस अपने एंड टर्म पे पहुंच जाता है। एंड टर्म का मतलब है कि हाइड्रोजन पूरी खत्म हो गई। बाइक में डलवाया 5 लीटर पेट्रोल और लेकर के घूमे शहर में और खत्म हो गया पेट्रोल, तो जहां खड़े थे वहीं रह जाओगे, है ना। तो गाड़ी का फ्यूल क्या है? बाइक का फ्यूल क्या है? पेट्रोल। सन का फ्यूल क्या है या स्टार का फ्यूल क्या है? स्टार का फ्यूल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन खत्म तो तारा भी खत्म। तो एजिंग ऑफ स्टार की हम जब बात करते हैं तो एजिंग ऑफ स्टार में हाइड्रोजन गैस का रोल इंपॉर्टेंट होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन गैस का ही होता है, जिस कारण से जो ब्राइटनेस है वो निकलती है। जब हाइड्रोजन गैस कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी तो क्या न्यूक्लियर फ्यूजन होगा? नहीं होगा। तो क्या उसका जो ब्राइटनेस हमको दिखाई देती है क्या वैसी होगी? नहीं होगी। तो क्या होगा? तो दोस्तों जब सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, अब हाइड्रोजन खत्म हो जाने का मतलब क्या है? हाइड्रोजन का कन्वर्जन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन के 2 एटम मिलकर के एक हीलियम का एटम बनाते हैं, तो कन्वर्ट हो रहे हैं। तो कन्वर्ट होकर के हीलियम बन रहा है। इसका मतलब इसके कोर के अंदर में जो हीलियम एलिमेंट है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है, वो हैवी कॉन्सेंट्रेशन है।
हैवी कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण से इसके जो कोर का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनॉर्मस बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये कोर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये अपने ही मैटर को अपनी तरफ पे खींचता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कोर का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और इस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कोर के कारण से जो आसपास का मैटर है वो इस कोर की तरफ जाता है, ठीक। लेकिन दोस्तों ये जो आउटर सरफेस है किसी स्टार का, उस आउटर सरफेस में, इस आउटर सरफेस में हाइड्रोजन कुछ मात्रा में रह जाता है, तो उसका न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है जो आउटर सरफेस में है। अब यहां पर पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल फोर्स में इंबैलेंस सिचुएशन क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि कोर के अंदर में तो ग्रेविटेशनल पुल फोर्स चल रहा है, सारा आसपास के मैटर को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन उस स्टार के आउटर शेल में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, तो वहां पर एक अलग एनर्जी क्रिएट हो रही है, उस जगह पर एक अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल पुल फोर्स जनरेट हो रहा है। तो आपस में एक कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति पैदा होती है, आपस में एक ग्रेविटेशनल पुल फोर्स इंबैलेंस की स्थिति पैदा होती है। और उस ग्रेविटेशनल पुल फोर्स इंबैलेंस के कारण से ये जो स्टार है ये इन्फ्लेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इसका जो रंग है वो रंग लाल रंग के समान दिखाई देता है। इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है? रेड। क्यों हो जाता है कलर रेड? क्योंकि हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाती है। हाइड्रोजन गैस खत्म होगी तो न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हो गया, बंद हो गया। तो जब बंद हो गया या बहुत ही कम हो गया तो उस लेवल पे जो ब्राइटनेस है वो स्टार की नहीं रहती है, ब्राइटनेस बहुत कम हो जाती है। और जब ब्राइटनेस कम हो जाती है तो उसका जो रंग है वो लाल रंग का दिखाई देता है और इसका साइज बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और इसी स्टेज को बोलते हैं रेड जाइंट। अच्छा देखो, अगर हमारा सन रेड जाइंट बना तो क्या होगा? ये है मरकरी, ये है मरकरी, ये है वीनस, ये है अर्थ, ये है मार्स, ये है एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है, और ये है हमारा जुपिटर। तो दोस्तों अगर हमारा सन रेड जाइंट बना तो मरकरी गया, वीनस गया और अर्थ गया, और मार्स के बिल्कुल करीब आ जाएगा, ठीक है। और इतना होने के बाद में फिर ये ब्लास्ट होगा, ठीक है। इस लेवल को, ये जो स्टेज है इसको बोलते हैं रेड जाइंट। रेड जाइंट स्टेज, ठीक। और इस स्टेज पे जो ब्लास्ट होगा उसको बोलते हैं सुपरनोवा। क्या बोलते हैं? सुपरनोवा, ठीक। तो रेड जाइंट और सुपरनोवा ये दो स्टार के लाइफ साइकिल के प्रोसेस है। अच्छा, अब जब ये ब्लास्ट होगा तो ब्लास्ट होने के बाद में क्या होगा? ब्लास्ट होने के बाद में जो हमने डिस्कस किया था चंद्रशेखर लिमिट, ठीक। अगर वो जो स्टार है, ठीक है, उस स्टार का जो इनिशियल मास है, अगर वो इनिशियल मास सन के मास का 1.4 टाइम्स, सन के मास से 1.4 टाइम्स, ध्यान रखना, दैट इज व्हाट इज चंद्रशेखर लिमिट। क्यों काम आ रही है? अगर सुपरनोवा के समय पर पे उस स्टार का इनिशियल मास सन के मास के 1.4 टाइम से कम है तो एक हमने लिमिट बना दी 1.4 ms सन का मास, ठीक है। अगर सन के मास से 1 तो सन कहां आएगा?
सन खुद इस जगह पर पे, क्योंकि ये लिमिट क्या है, ये लिमिट है सन के मास का 1.4 टाइम्स ज्यादा। तो मेरे अगर मैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म पे वेट लूं तो मेरे वेट का 1.5 गुना ज्यादा, तो मेरे वेट का 1.5 गुना ज्यादा मेरे से तो ज्यादा ही होगा। तो अगर मैं एक लिमिट बना दी मेरे वेट का 1.5 गुना ज्यादा, तो मैं उस लिमिट के अंदर ही तो फॉल होऊंगा, बाहर तो जाऊंगा नहीं। तो अगर मैं मास की बात करूं तो सन के मास का 1.4 टाइम्स ज्यादा, तो सन तो इस लिमिट के अंदर ही आ गया। ठीक है, तो अगर सुपरनोवा के समय पर जो स्टार है, अगर उस स्टार का इनिशियल मास सन के मास के 1.4 टाइम्स से कम है, लेस देन है, तो क्या होगा, सुपरनोवा के बाद में वो जो स्टार है वो व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। इसी को फॉसिल स्टार भी बोलते हैं, व्हाइट ड्वार्फ। ठीक, और कुछ समय के बाद में यही व्हाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब मुद्दा उठता है कि अगर, उम्मीद करूंगा यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है तो कमेंट में डाल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अब मुद्दा यह उठता है कि अगर उस स्टार का मास इस चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा है तो क्या होगा। अगर वो if the mass of the star more than the 1.4 times of the sun, the question is if the initial mass of the star is more than 1.4 times of the mass of sun, then what will happen at the time of supernova? That star will become neutron star. और ये जो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है, इसी को पल्सर बोलते हैं। पल्सर बाइक है ना, घूमती रहती है, सोच लो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है। अब न्यूट्रॉन स्टार होता क्या है बॉस? ठीक, देखो सन, इस स्टार का जो इनिशियल मास है वो सन के मास से 1.4 टाइम ज्यादा है। इसका मतलब वो सन से तो बहुत बड़ा स्टार है। इट मींस इसका जो कोर है, इस न्यूट्रॉन स्टार का जो कोर है, वो कोर में हैवी मेटल, क्योंकि हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम में बना, हीलियम कार्बन बना, कार्बन से मेटल बना, आयरन, तो कोर आयरन की हो गई है ना। वेरी हाई डेंसिटी, और इसके कारण से वेरी हाई ग्रेविटेशनल पुल फोर्स, वेरी हाई ग्रेविटेशनल पुल फोर्स। जब सुपरनोवा हुआ और न्यूट्रॉन स्टार बना, तो ये न्यूट्रॉन स्टार के सेंटर में इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल फोर्स जनरेट होता है कि ये अपने आसपास के सारे मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, कुछ भी बच के नहीं जा पाता, नॉट इवन अ लाइट। इसी कारण से ये दिखाई नहीं देता और इस पॉइंट को बोलते हैं ब्लैक होल। ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। और आइंस्टाइन ने इसी पॉइंट को बोला है सिंगुलैरिटी। वेरी हाई, इनॉर्मस, infinitely small point with very high density and very high temperature, that is the singularity. And he narrated singularity as a point of a black hole, center of a black hole. So जो न्यूट्रॉन स्टार है, वो न्यूट्रॉन स्टार कब बना? सुपरनोवा के बाद में। अगर उसका जो इनिशियल मास है वो सन के मास से 1.4 टाइम्स ज्यादा है, तो वो न्यूट्रॉन स्टार बना और फिर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया। So that is the whole life cycle of the star is. कैसे बना, पैदा हुआ और अपना यंग स्टेज पे आया और फिर
खत्म हो गया। ये पूरी की पूरी कहानी है। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सोलर सिस्टम। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, सन भी स्टार है ना? अभी हमने देखा सन की लाइफ साइकिल में सुपरनोवा के बाद में हमारा सन क्या बनेगा, ब्लैक होल की व्हाइट ड्वार्फ? ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन है, अब है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज सोलर सिस्टम। ये हमारा सोलर सिस्टम है। एक सन है, 8 प्लैनेट है और बीच में एक एस्टेरॉयडल बेल्ट है। क्या है, बात करते हैं। जो सीक्वेंस है, देखो क्वेश्चन हम पूरा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, क्वेश्चन भी किस तरीके से आते हैं भी देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि हमारे सोलर सिस्टम में कुल कितने प्लैनेट्स हैं? तो जवाब है भैया 8। कितने हैं? 8। ठीक है। कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये मार्स लिखा है बॉस, मंडे दिख रहा है बट ये मार्स है, मार्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट हैं। पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है सीक्वेंस का, कि ये जो प्लैनेट्स हैं इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो दोस्तों एक कोड बनता है, MWEM-JSON। ये कोड बनता है, इस कोड को तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। या फिर अपना कोड आप अपने हिसाब से, मन में कई लोग बहुत कुछ अतरंगी कोड बना लेते हैं, है ना? तो आप भी अपने हिसाब से कोड बना लीजिए। ये लेटर्स हैं, आपको जो उचित समझता है उसका कोड बनाकर याद कर लो। सीक्वेंस के ऊपर पे क्वेश्चन बनता है, एक तो जो पोजीशन है उसके सीक्वेंस के ऊपर पे, और दूसरा साइज के सीक्वेंस के ऊपर पे, ठीक है। कौन बड़ा कौन छोटा, हम बात करते हैं। तो पहला जो सीक्वेंस है वो है पोजीशन का सीक्वेंस। सन से सबसे पहला कौन सा? तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये एक सीक्वेंस है। जो दूसरा सीक्वेंस है इसका वो है साइज का, वो है इसमें जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है जुपिटर, दूसरा सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपट्यून, और अर्थ, वीनस, मार्स एंड मरकरी। ये है साइज का सीक्वेंस। तो इसका भी आप कोड बना लो, तो वो आप देख लो भाई किस हिसाब से इसको रट पाओगे। तो ये तो रटने वाला ही है, क्योंकि इसको अगर आप मेमोराइज कर लोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब यहां पर भी आप देख लो, जो ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, इस एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर जो प्लैनेट है ना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये अपने साइज के हिसाब से लगे हुए हैं भैया। जुपिटर सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा सैटर्न, फिर उससे छोटा यूरेनस और फिर उससे छोटा नेपट्यून। अब दोस्तों यहां पर भी कुछ कैटेगराइजेशन है। कैटेगराइजेशन क्या है? जो प्लैनेट एस्टेरॉयडल बेल्ट के अंदर है या फिर सन और एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में है, इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल मतलब ये, जैसे हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ एक सॉलिड प्लैनेट है,
है ना, रॉकी प्लैनेट है, जमीन है हमारे अर्थ पे, तो अर्थ के सिमिलर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो ये जो सन और एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में 4 प्लैनेट्स फॉर्म करते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये चारों के चारों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से जाने जाते हैं। ये एक कैटेगराइजेशन है। इस एस्टेरॉयडल बेल्ट के बाद जो 4 प्लैनेट हैं, इस एस्टेरॉयडल बेल्ट के बाद जो 4 प्लैनेट हैं उनको बोलते हैं जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन क्यों? जुपिटर टाइप। जुपिटर टाइप मतलब जुपिटर वो एक गैस का गोला है। जो प्लैनेट है, इट इज अंडरस्टूड कि जुपिटर का जो पूरा का पूरा प्लैनेट है वो गैसियस प्लैनेट है, गैस से बना हुआ है, उसमें कोई सॉलिड पार्ट, कोई सॉलिड सरफेस उस जुपिटर के अंदर में नहीं है। और जो बाकी 3 प्लैनेट्स भी हैं वो भी जुपिटर के ही कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए चारों प्लैनेट्स को कंबाइनली जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो 2 प्लैनेट्स हैं ये गैस जाइंट बोले जाते हैं, और ये जो 2 प्लैनेट्स हैं इनको आइस जाइंट्स बोलते हैं, क्योंकि इस जगह पर पे सन का टेम्परेचर बिल्कुल ही कम मात्रा में पहुंचता है, तो यहां तक आते आते जो इनकी जो गैस है वो गैस फ्रीज हो जाती है, क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाती है, और आइस के गोले के फॉर्म में ये जो 2 प्लैनेट है वो अपनी जगह पर पे, तो इसीलिए इनको आइस जाइंट बोलते हैं, इनको गैस जाइंट बोलते हैं। ठीक है भैया, तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड जोवियन प्लैनेट्स, ये है पहला क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। अब इस क्लासिफिकेशन के अंदर में क्या है? जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं ये रॉकी इन नेचर हैं, इन सभी के पास में रॉक्स हैं, इनका जो एक सरफेस है रॉकी सरफेस है। ठीक है। दूसरा नो रिंग्स, रिंग्स मतलब जैसे ये सैटर्न के पास में है, नेपट्टून के पास में है, ऐसी कोई रिंग इन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के पास में नहीं है। तीसरा नो और लेस मून्स, भाई मरकरी के पास में कोई मून नहीं है, वीनस के पास में कोई मून नहीं है, अर्थ के पास में 1 मून है, मार्स के पास में 2 मून है, फेबोस और डेबोस 2 मून है मार्स के पास में। ठीक है। अच्छा, इन प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। इन चारों जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं इनको इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, और ये जो जोवियन है इनको आउटर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। और हम किसके रिलेशन में बात कर रहे हैं? ये इनर आउटर, ये एस्टेरॉयडल बेल्ट के रिलेशन में बात कर रहे हैं हम। ठीक है। जो प्लैनेट्स इस एस्टेरॉयडल बेल्ट के अंदर हैं वो इनर प्लैनेट्स, और जो प्लैनेट्स इस एस्टेरॉयडल बेल्ट के बाहर हैं वो आउटर प्लैनेट्स। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में एक क्लासिफिकेशन और है, देखो ये है अर्थ। ठीक, इस अर्थ और सन के बीच में जो प्लैनेट्स हैं इंफीरियर प्लैनेट्स और इस अर्थ के बाहर जितने प्लैनेट्स हैं वो सब सुपीरियर प्लैनेट्स। तो इसी जगह पर पे देखो कितने क्लासिफिकेशन हो गए, और क्वेश्चन भी यहीं से उठते हैं भैया। ठीक है, इंफीरियर, सुपीरियर, कौन कौन से इंफीरियर हैं? देखो टेरेस्ट्रियल और जोवियन का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में है? वो इस एस्टेरॉयडल बेल्ट के रिस्पेक्ट में है। ठीक, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स का जो क्लासिफिकेशन है
वो किसके रिस्पेक्ट में है, वो इस एस्ट्रोनॉट बेल्ट के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। जो इंफीरियर एंड सुपीरियर प्लैनेट्स का कॉन्सेप्ट है वो अर्थ के रिस्पेक्टिव में है, ठीक है। सन और अर्थ के बीच में जो दो प्लैनेट हैं, कौन कौन से, मरकरी और वीनस, ये जो दो प्लैनेट हैं ये हैं इंफीरियर प्लैनेट्स। ये कौन से हैं, इंफीरियर प्लैनेट्स। और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये कौन से प्लैनेट है, सुपीरियर प्लैनेट। ध्यान रखें दोस्तों, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में ये जानने वाली बात है कि कौन से प्लैनेट किस क्लासिफिकेशन के अंदर में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस पोजीशन का, पहले कौन है, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। साइज के हिसाब से सीक्वेंस क्या है, तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स एंड मरकुरी, ये सीक्वेंस है साइज के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से, 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, 4 जोवियन प्लैनेट्स जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इन जोवियन प्लैनेट्स के अंदर में ये 2 गैस जाइंट, ये 2 आइस जाइंट। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये गैस जाइंट्स हैं, गैसियस इन नेचर, नंबर 1। नंबर 2 हैज मेनी मून्स। भाई सैटर्न के तो 50 से ऊपर पे है, इसके 25 से ऊपर पे है ना। पहले के जमाने में क्वेश्चन आते थे, आज से 10 साल 15 साल पहले, कि सैटर्न कितने मून है, जुपिटर कितने मून है। अब क्या है कि हर साल क्या कहो, आज मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्वेश्चन बनाया कि सैटर्न कितने मून है, और जब तक पेपर हुआ तब तक 4 मून और निकल आए सैटर्न के। तो इस कारण से अब ये क्वेश्चन नहीं आते कि सैटर्न के कुल कितने मून हैं या जुपिटर के कुल कितने मून हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं जो आपको भी मैं बता रहा हूं। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनका पहला कि ये गैसियस प्लैनेट्स हैं। इनके पास में जो मून की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। तीसरा, दे हैव रिंग्स, सैटर्न के पास में रिंग है, यूरेनस के पास में रिंग है। तो ये तो हमारे सोलर सिस्टम की जानकारी हो गई। अब इसमें क्या बचता है दोस्तों, जो ये इंडिविजुअल प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, इनके फैक्चुअल डेटा कि कितना दिन में मरकरी अपने एक्सेस पे रोटेट कर लेता है, कितना दिन लेता है सन को रिवॉल्यूट करने में, सिमिलरली वीनस, अर्थ, मार्स, है ना, ये सारे के सारे प्लैनेट्स का फैक्चुअल डेटा है। वो हम एक शीट के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर में दे रहे हैं, आप उसको डाउनलोड करके ले सकते हैं। और अगर कुछ में डाउट स्थिति उत्पन्न होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर में लिख करके वो डाउट भी पूछ सकते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के धन्यवाद।